दोपहर 12:30 विजय विक्रम सिंह डिजिटल कमेंट्री के पॉडकास्ट में विभू के सामने। ये जो बिग बॉस का जो पूरा सेट है, ये सेट बनता कहाँ है? मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर ऐसी। सबसे पहली बार जब मैं घर के अंदर भेजा गया था, मेरे घुसने के 10 सेकंड पहले ही एकदम हड़कंप, कुशाल और एंडी इन दोनों की हाथापाई हो गई। 10 सेकंड से मैं बच गया, क्योंकि अगर मैं उस समय वहां पर होता तो क्रॉस फायर में मैं भी कोलैटरल डैमेज हो जाता। आज ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए कुछ प्रो टिप्स अगर आपके पास हैं। तो एक तो हमें इस भारी आवाज के फैसिनेशन से निकलना हो। अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हम क्यों ऐसे बात करना चाहेंगे? आपको आवाज भारी नहीं करनी है, आपको आवाज में वजन पैदा करना है। मैं उस विजय से बात करना चाहता हूँ जो कानपुर का है, हाँ, जिसने अपने जिंदगी की शुरुआत में बहुत सारी चीजें देखी। पहला वाकया था मेरी जिंदगी में, आई सॉ फेलियर। मैंने डिप्रेशन का इलाज शराब में ढूंढा था। मम्मी पापा पे चिल्लाना, मैंने पिताजी को मैंने ऐसे धक्का भी दिया है एक बार। आपने पूछा कितनी पीते थे, मैं होश में ही पीने के बाद आता था। मैं किसी के यहाँ जाकर चाय नहीं पीता था, क्योंकि ये हाथ ऐसे ऐसे से कांपते थे। मेरे पसीने में शराब महकती थी, मेरी सांस में शराब महकती थी, मेरी बॉडी में शराब महकती। 31 जनवरी को सुबह उठे तो बहुत सारा पेट में दर्द था, बहुत भयंकर दर्द, असहनीय पीड़ा। तो पहला ख्याल क्या आएगा? ऐसे दवाई ले लें, है ना। मेरा पहला ख्याल आया, एक पैक मारेंगे ठीक हो जाएगा। गए 9:30 बजे क्वार्टर लिया, एकदम उसने आग में घी का काम किया और पीड़ा ऐसी भयंकर। डॉक्टर आई, बोले देखिए इनका लिवर नहीं काम कर रहा है, इनका किडनी नहीं काम कर रही है, इनके लंग्स में पानी भर चुका है, इनके पैंक्रियास फट गए हैं, इसमें बचने के चांसेस 15% होते हैं। पापा हमारे, हमें याद है वो, मतलब ये फिल्मी सीन जो था कुर्सी पर, कि मैं सुसाइड करना चाहता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने शराब पी के वो प्रोसेस किया। और फिर एक दिन मौत आई सामने। जब मौत सामने आती तो क्या होता है? जब आप उस 20वें माले पे चढ़ के कूदेंगे तो 20 से ज़मीन तक का जो सफ़र होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये मना रहे होंगे, काश कोई रस्सी मिल जाए, काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं वापस जा पाऊँ। पर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जा पाओगे। नमस्कार, आज हम संवाद करने आए हैं डिजिटल कमेंट्री के ऑफिस में, और मेरे साथ सर ये आपका पॉडकास्ट नहीं है, ये हम लोगों का पॉडकास्ट। अच्छा तुम्हारा? अरे हाँ। थोड़ा सा क्या है कि आजकल इतना कुछ करते हाँ, रहते हैं कि भूल जाते हैं। दोपहर 12:30 विजय विक्रम सिंह डिजिटल कमेंट्री के पॉडकास्ट में विभू के सामने। सर हाँ। ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये आप वहां पे करते हैं और हम लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं बोल लूं सर? अच्छा, मुझे कुछ नहीं करना है? नहीं, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा सर, उसके आपको जवाब देना है सर। अच्छा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं, आप देख ही चुके हैं क्या कमाल के इंसान है। शुरुआत में करना चाहता हूं बिग बॉस से सर। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो दर्शकों के दिमाग में है, उनको ये लगता है कि बिग बॉस और बिग बॉस के जो नैरेटर हैं हाँ। वो दोनों आप ही हैं। अच्छा। जबकि दोनों अलग अलग हैं। बिग बॉस चाहते हैं, ये आप नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं दोपहर 12 बजे। ये अगर आप दर्शकों को बता सकें कि जो बिग बॉस है वो अलग है और आपका जो काम है बिग बॉस पे वो अलग है। बिग बॉस की आवाज, तो बिग बॉस कौन है? इसको इस तरह से समझिए कि बिग बॉस एक यूनिट है, कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, जिसका रिप्रेजेंटेशन एक आवाज करती है। बिग बॉस चाहते हैं, ठीक है। वो कौन है मुझे नहीं पता, वो आवाज मशीन है, हाँ। इंसान है। उनका और हमारा डिस्टिंक्शन ये है कि वो घर के अंदर बात करते हैं, वो कंटेस्टेंट्स से वो आवाज बात करती है, और बिग बॉस का जो भी निर्देश होता है वो उन तक वो आवाज के जरिए पहुंचता है। मैं दर्शकों से संवाद करता हूं, समय क्या हो रहा है। सो वो कड़ियां जो दर्शकों के लिए जोड़नी है वो मैं जोड़ता हूं। जैसे कि समय क्या हो रहा है, जैसे कि टास्क क्या होता है कि जब टास्क आप भेजते हैं, मैं आपको बहुत टेक्निकल और एडिट एस्पेक्ट वाली जी, बात जी। बता देता हूं। तो कई बार टास्क पढ़ा जाता है, तो कई बार टास्क पढ़ते पढ़ते बड़ा लंबा पढ़ देते हैं, तो 3 मिनट 4 मिनट की फुटेज हो जाती है, तो उसको कभी कभी कंसाइज करने की जरूरत होती है। तो एक आवाज़ आपको पीछे से टास्क को पूरा पूरा 30 सेकंड 45 सेकंड में एक्सप्लेन कर देती है, वो मैं हूँ। कई बार अब तो बहुत कम हो गया, पहले ऐसा होता था कि जब दो लोग बात कर रहे हैं तीसरे आदमी की, और ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो पीछे से एक आवाज़ बताती थी, यहाँ विभू की चर्चा हो रही है।
तो वो मैं कड़ी हूँ बेसिकली जो। और फिर अब वो चीज़ बंद खत्म हो गई ऑलमोस्ट। पहले क्या होता था, हर एपिसोड के बाद एक फ़लसफ़ा आता था, जो बेसिकली क्या होता था कि आप सम अप करते थे कि आज एपिसोड में क्या हुआ। बिग बॉस के इस घर ने 145 दिन तक न जाने कितने झगड़े देखे, लड़ाई देखी, लेकिन आज वो सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। तो वो जो आवाज़ थी, है, वो मैं हूँ। तो बेसिकली आई एम द इंटरफेस बिटवीन द शो एंड द ऑडियंस। वो पुल हूँ जो ऑडियंस और शो के बीच का पुल, जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो समझा देता हूँ। मैं बिग बॉस नहीं हूँ, ये मैं कैमरे में देखकर इसलिए बोल रहा हूँ कि इस शो से जुड़ी बहुत प्यार मिला है, जाहिर सी बात है। पर जब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो प्यार जब मिलता है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं। तो अब शो से सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों के रिएक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, शायद पहले भी स्ट्रांग थे, अब वो रिएक्शन बाहर आने लगे हैं, स्ट्रांग रिएक्शन। वो स्ट्रांग रिएक्शन मुझ तक आते हैं कई बार, ये मानते हुए कि जो कुछ भी घर के अंदर हो रहा है वो मेरे इशारों पर हो रहा है, आपकी जिम्मेवारी है वो। मेरी ही जिम्मेदारी है। अरे नहीं भाई, मेरे को तनख्वाह मिलती है, मैं छोटा सा काम करता हूँ, मैं उस काम से बाहर अगर जाके सलाह भी देता हूँ किसी को, तो लोग कहते हैं कि दिस इज बियॉन्ड योर पे ग्रेड, अपनी औकात में रहो। दूसरी बात, कई बार मैं ऐसे लोगों को एंगेज करता हूँ, अरे भाई क्या हो गया, जैसे कई लोग बोलते हैं भाई टकले तूने ये कर दिया। अच्छा। तो मैं जवाब देता हूँ, हाँ भाई मैं टकला हूँ, पर मैंने ये नहीं किया, आपको क्या परेशानी हुई बताइए। इवेंचुअली 2-3 कमेंट के बाद वो सॉरी बोल देते हैं कि नहीं आई एम सॉरी, हमने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, हमें लगा ऐसा ऐसा इस वजह से हो रहा है। और मैं उनको जब समझाता हूँ कि भाई मैं एक तो नहीं हूँ वो जो आप समझ रहे हैं, दूसरा ये सिर्फ एक गेम शो है, तो उसके इस तरह के शो के लिए इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि किसी की ज़िंदगी नर्क कर दें आप, परिवार और ये वो, कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं, धमकी वगैरह भी दे देते हैं। अच्छा, आपको धमकी भी मिली हाँ है? हाँ हाँ हाँ, तुम कभी मिलोगे तो बताएंगे। मैं मिलूँ कहाँ, जाओ मिल लो, क्या करना है भाई बताओ। सर, मैं बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछता हूँ, जो छोटे शहर में बैठा कोई भी आपका दर्शक आपसे जानना चाहता है कि बिग बॉस का एपिसोड चलता है, कैमरे लगे होते हैं, 80-90 कैमरे होते हैं, 135 135 कैमरे होते हैं, इतना सारा फुटेज होता होगा, राइट? तो आपका जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, ये मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं कि क्या आप पूरा फुटेज देखते हैं, आप डेली का फुटेज देखते हैं, या आपके पास कोई और फुटेज देख के आपको स्क्रिप्ट देता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं? ये पूरा प्रोसेस क्या है, वो मैं चाहता हूँ सर। जी, जो मेरी लाइंस हैं, जो मुझे बोलना है, समय जो है वो तो जो फुटेज के हिसाब से समय आपको रिकॉर्ड करना है। इस पूरे शो में क्या होता है, ये आप एक दिन डिफर्ड लाइव देखते हो, तो बेसिकली आज जो हो रहा है वो आप कल देखोगे। 24 घंटे की फुटेज अगले दिन कंसाइज होकर तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे की एक एडिट टेबल पे भेजी जाती है, जो कि जो एडिटर इन चीफ है वो देखता है। उस 1.5-2 घंटे की फुटेज को वो कंसाइज करके फाइनली 1 घंटे का बनाता है और चैनल के पास भेजता है उनके देखने के लिए, कि वो देख के अब एपिसोड फाइनल करेंगे। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, तब वहाँ पर जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमें एक वॉइस ओवर चाहिए होगा, यहाँ पर एक वॉइस ओवर चाहिए होगा, इसको लिख के वीवीएस को भेज दो। तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास ये प्रक्रिया शुरू होती, मेरे पास वॉइस ओवर आने शुरू होते हैं। ठीक है, और उसके स्क्रिप्ट आनी शुरू होती है। हाँ, कि अगर टास्क को कंसाइज किया गया तो उसमें क्या लिखा होगा, क्या बोलना है मुझे। अगर शो के शुरुआत में कुछ लाइनें जानी है कि आज देखिए हुआ ये, तो वो उसको प्री कैप बोलते हैं, अगर वो भेजना है तो वो भेजा जाता है। फिर एक होता है, कहते हैं कमिंग अप्स, आगे देखिए विभू ने किया विजय विक्रम सिंह का इंटरव्यू, तो वो हो गया। तो वो कमिंग अप्स जो होते हैं वो प्रोमो की तरह होते हैं, हुक बनाने के लिए, ताकि ऑडियंस जब ब्रेक में जाए तो उसके पास हुक हो कि हम आगे ये देखने वाले हैं। और एक आखिरी में आता है कल देखिए, मतलब कल जो भी कुछ होने वाला है, उसकी एक 30 सेकेंड 1 मिनट की क्लिप आती है। तो ये सब कुछ एडिट टेबल पर डिसाइड होता है, एडिटर इन चीफ डिसाइड करते हैं, बताते हैं, ये लिख के भेज दिया जाता है और फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है बेसिकली। तो हर दिन 105 दिन जब शो चलता है, हर दिन इस शो के दौरान मुझे ये ध्यान रखना होता है कि शाम को 6 बजे से रात में 11 बजे के बीच में मैं अनअवेलेबल ना हूँ। अगर मैं सेट पे नहीं हूँ तो भी
मोबाइल नेटवर्क में मुझे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के, अगर कुछ नहीं है तो गाड़ी पार्क करने की जगह हो, गाड़ी के अंदर भी हम रिकॉर्ड करके उसको भेज सकें। ये है इसकी छोटी सी कहानी सुनाते सुनाते एक चीज आपसे स्किप हो गया। हाँ। फैमिली मैन की शूटिंग चल रही थी मीरा रोड स्टेशन के बाहर। अरे वो वो बताइए। वो बहुत मज़ेदार था। तो ये बात है जब बिग बॉस का सीज़न आई थिंक 13 या 14 चल रहा था, फैमिली मैन की शूट कर रहे थे। शूट होनी थी मीरा रोड पर, मीरा रोड स्टेशन के जस्ट बाहर शूट हो रही थी। मैं था, मनोज जी थे, शारिब था, पवन जी थे, हम लोग 4-5 एक्टर्स थे, और किशोर सर भी थे, किशोर कुमार जो साउथ के एक्टर हैं। हाँ। हाँ। तो हम लोग बैठे हुए थे। अब स्टेशन के ठीक बाहर एक रेस्टोरेंट में के फुटपाथ पर शूट कर रहे हैं हम लोग ये। अब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि शूट शुरू हो गया, हमको लगा था 12 बजे तक शुरू होगा, नाइट शिफ्ट थी, 9 to 9 की शिफ्ट थी, वो शुरू हो गई जल्दी। और हमारा एपिसोड 10:30 बजे टेलीकास्ट होता है, तो 10:30 से पहले मतलब 8 से 10:30 का टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। उस समय कोई भी वॉइस ओवर कभी भी आता है, कोई भी उड़ता तीर आएगा। शॉट चल रहा है, सडनली फ़ोन आता है, ये वॉइस ओवर भेजना है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ कहाँ है, वहाँ गाड़ी भी नहीं आ पा रही, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो मैंने देखा बगल में कपड़े की दुकान थी, मैं गया कपड़े की दुकान में। मैंने उनको, तब लोग उतना नहीं पहचानते थे, उतने इंटरव्यूज़ मेरे नहीं हुए थे, तो उतना नहीं पहचानते थे। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और मैंने कहा मैं ये करता हूँ, मुझे आपकी दुकान में रिकॉर्डिंग करनी है चेंज रूम में जाकर। उसको फिर भी समझ में नहीं आया, पर वो भला आदमी, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और मैंने दरवाज़ा खुला रहने दिया, मैंने रिकॉर्ड की उसको, मतलब वो तो गिल हो गया। फिर तो शूट वूट करने लगा कि ये तो हमारी दुकान में क्या हो रहा है। मैंने कहा ये अभी 1 घंटे बाद टीवी पे भी सुन सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है। तो वो नहीं नहीं, अरे अच्छा आप ही हो क्या वो। उससे पहले जब मैं डीके सर उस एपिसोड को राजन डीके में डीके सर उस एपिसोड को डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये वॉइस ओवर आया, मुझे रिकॉर्ड करना है। बोले हाउ कैन आई गिव यू परमिशन टू गो टू स्टूडियो एंड रिकॉर्ड इट। आई सेड नहीं नहीं सर, आप जब तक लाइट सेटअप कर रहे हो मैं कर लूंगा। बोले व्हाट आर यू सेइंग। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हाँ गो। मैं करके आ गया, डन। ऐसे नेक्स्ट शॉट आई विल रिकॉर्ड समथिंग एल्स। तो वो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। फिर मेरी धड़क खुल गई, मैंने कहा मैं कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अब तो आन दो शूटिंग। ये बात अलग है कि उसके बाद लोगों ने उतनी शूट्स नहीं दी मुझे, लेकिन हाँ मैंने मॉरिशस में जाके भी शूट किया हुआ। जब स्पेशल ऑप्स हम लोग शूट करने मॉरिशस गए थे, 1.5 वाला 1.5 40 दिन का शेड्यूल था, जिसमें हम सिर्फ 2 दिन शूट कर पाए, बाकी सब दिन हम लॉकडाउन में पड़े रहे अंदर। तो वहाँ भी जाके हम, उस समय बिग बॉस का सीजन का फिनाले चल रहा था, तो वहाँ पे भी शूट किया हुआ। तो लोगों को लगता है कि इस शो के दौरान मैं शायद कन्फाइन हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल कन्फाइन नहीं होता हूँ। मैं अपना माइक लेके स्वच्छंद रूप से हर जगह घूमता हूँ, हर काम करता हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने उस शो के दौरान कई सारी मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं, कई सारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स के जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसके सेशंस किए हैं कई सारे। बॉम्बे से बाहर जबलपुर गया हूँ मैं इंदौर कई बार गया हूँ, मैं गुवाहाटी गया हूँ, भोपाल, मैं बहुत सारी शहरों में उस शो के दौरान। तो मेरी कोई बंदिश नहीं है कि मैं वहीं पर बॉम्बे में ही बना रहा हूँ। ओके, आप अपना पूरा साजो सामान साथ लेके चलते हैं ना? अपनी दुकान लेके चलता हूँ। ओके। अच्छा सर, मैं और एक बेसिक सवाल जो आपसे पूछना हाँ। चाहता हूँ, जो दर्शकों के दिमाग में भी आता होगा। ये जो बिग बॉस का जो पूरा सेट है, ये सेट बनता कहाँ है? ये लोनावला में मैंने कहीं पढ़ा था कि लोनावला में सेट रहता है, वहाँ पे है, मुंबई में कहाँ रहता है ये? सन 2018 तक, 2006 में शो की शुरुआत हुई। शुरुआत पहला सीजन करजत में हुआ था, एनडी स्टूडियोज। सीजन 2, 3, 4 लोनावला में हुआ, 5 फिर से एनडी स्टूडियो करजत, फिर उसके बाद 6 से लेकर सीजन 13 तक लोनावला में हुआ। सीजन 14 से ये शो आ गया, 2019 से ये शो आ गया बॉम्बे। अच्छा। फिल्म सिटी में 2 बड़े बड़े सेट हैं, 3 एक्चुअली सेट हैं, 3 लोकेशंस हैं। एक जगह बिग बॉस हिंदी का सेट लगता है, एक जगह बिग बॉस मराठी का सेट लगता है, और उन्हीं को चेंज करके, जैसे मलयालम भी कुछ साल तक यहीं शूट हुआ, कुछ साउथ के सीजन्स भी यहीं पे शूट हुए। तो फिल्म सिटी वो जगह है जहाँ पर अब बिग बॉस का सेट लगता है, और वो जगह फिक्स है। वहाँ ऐसा नहीं कि सेट उखाड़ के कुछ नया हो रहा हो। वो जो जगह है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस का ही काम होता है। तो हिंदी का सेट लगा रहता है, हिंदी का सेट जब हिंदी ख़त्म हो जाता है तो अगर कोई दूसरा रीजनल करना है तो रीजनल करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट सीज़न की तैयारी करते हैं। ओके।
अच्छा सर, आप जो बता रहे थे कि ये जो 24 घंटे का जो फुटेज होता हाँ, है, ये हाँ। सब फुटेज कभी आपको एक्सेस हुआ या आप कभी कुछ ऐसा डिलीटेड पार्ट देख पाए जो हम लोग नहीं देख पाए हों? जिसमें कुछ फ़नी सा हो या कुछ तो अतरंगी सा हो रहा हो? अगर आप नाम लिए बिना अगर आप कुछ बता सकें कि हाँ, मैंने एक फुटेज में ऐसा कुछ देखा हुआ था, जो बाद में एयर हुआ भी नहीं हुआ। अब मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा अगर ऐसी स्टोरीज़ बताने लगा तो हम लोग हाँ। 2-3 घंटे कम पड़ जाएँगे। लेकिन मैं एक एक कमाल किस्सा बता देता हूँ। जी। सबसे पहली बार जब मैं घर के अंदर भेजा गया था, एक बार, अब मैं 3 बार जा चुका हूँ। हुँ। पहली बार गया था एक टास्क कराने के लिए, उस टास्क का नाम था इग्नोर द ऑब्वियस, जहाँ पर आप हैं पर आपको घरवालों को ऐसा बिहेव करना है कि आप नहीं हैं, आपको इग्नोर करना है उन्हें। तो मैं अपना माइक लेके यही जो अनाउंसमेंट्स करता हूँ मैं कि दोपहर 12 बजे यहाँ विभू की चर्चा हो रही है, तो वो मैं जाके घर के अंदर करने लगा। आइडिया ये था कि जैसे ही वो सुने वो शॉक हो जाए। तो मैं घर वो लेकर घुसा माइक, सबसे पहले मैं अपूर्वा के बगल, उसमें अपूर्व अग्नोत्री, काम्या हाँ। पंजाबी, गौहर खान, हुँ, हुँ। ये सब लोग थे। मैं गौहर के बगल में बैठ गया, मुझे गौहर बहुत पसंद अभी भी हैं, थी, तो उनके बगल में बैठ गया। मैंने कहा चलो ये भी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, कुछ तो अनाउंसमेंट किए उन्होंने। एक होता है ना, आपको पता लग जाता है कि उन्होंने नोटिस किया पर नहीं नोटिस किया। फिर मैं संग्राम के बगल में बैठा और कुछ तो उसके बात का जवाब दिया। हाँ, संग्राम कुछ फरमाइशें कर रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ संग्राम के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो बिग बॉस के घर में है, अपने घर में नहीं। और वो हंस दिए। तो बेसिकली ये था कि उनसे रिएक्शन निकलवाने का मतलब 25,000 पॉइंट उनके कट जा रहे थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर मैं अरमान कोहली के बगल में जाके खड़ा हुआ, कुछ बोलने वाला था, यहाँ मुझे इंस्ट्रक्शन आ रहे थे बोल दो इस पे। मैंने उनका साइज देखा, मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं बोलता हूँ। क्या था वो कान में, अगर आप बता सकें? वो कि अरमान को लेकर कुछ किया, अरमान जानी ये कर दुश्मन पे रहे जोक था हैं। क्या? नहीं, कुछ अरमान को लेकर कुछ कर रहे थे, तो कि हाँ। यहाँ अरमान ऐसा कर रहे हैं पर उनको ये नहीं पता, कुछ तो उनके। हाँ। मैं चला गया, मैंने कहा छोड़ो यार। कहीं अगर मान लो वो टास्क से निकल आया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए टास्क, सही बात है। तो मुझे जब तक ये बचाने आएंगे तब तक मेरी हुँ। दुर्गति हो जाएगी। तो उस दिन दूसरा प्लान ये था कि ये हमने कंटेंट निकाला, तकरीबन 1 घंटे में घर के अंदर रहा, फिर मैं बाहर आ गया। फिर उन्होंने कहा कि स्टैंड बाई पे रहना, 11 साढ़े 11 बजे लाइट आउट से पहले तुम्हें फिर भेजेंगे, और जो तुम शो को एंड करते हो कि बिग बॉस के इस घर में आज इग्नोर दी ऑब्वियस टास्क हुआ, इस टास्क में ऐसा हुआ, ये तुम जाके लाइव करना वहां पर। ठीक है, कोई बात नहीं। 11:30 बज गया, मैं एकदम रेडी, सब इन ईयर लगा के माइक वाइक लेके, और मेरे घुसने के 10 सेकंड पहले ही एकदम हड़कंप, उन्होंने कहा गेट बंद, इनको वापस बुलाओ। हुआ ये कि उसी समय कुशाल और एंडी, इन दोनों की हाथापाई हो गई, प्रॉपर हाथापाई हो गई। 10 सेकंड से मैं बच गया, क्योंकि अगर मैं उस समय वहां पर होता तो मैं भी लपेटे में आ जाता, क्रॉस फायर में मैं भी कोलैटरल डैमेज हो जाता। तो मेरी जान बच गई, जान तो नहीं मतलब हाँ, चोट वोट लग जाती फालतू की, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो इसमें आदमी फिर थोड़ी ना इंसान देखता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसी को ले लो लपेटे में। लड़ाई असली में होती है? देखिए वो घर ऐसा है ना कि निदा फाजली साहब का एक शेर है, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना। क्या बात! हम सबके अंदर बहुत सारे लोग हैं। वो घर आपके अंदर के बहुत सारे ऐसे इंसानों को जिन्होंने आपने दबा के रखा है सोशल कंडीशनिंग की वजह से, और जिनका दबे रहना बहुत ज़रूरी है, उनको बाहर निकाल देता है, क्योंकि आपके मास्क गिरने लगते हैं। वो शो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। सी, उस शो को हम एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देखते हैं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ लेसन इन लाइफ। आज एक कंटेस्टेंट ऊपर है, एक हफ्ते बाद वही कंटेस्टेंट नीचे हो जाएगा। आज एक कंटेस्टेंट सबका लाडला बना हुआ है, एक हफ्ते बाद सबका जानी दुश्मन बन जाएगा। इट्स नॉट जस्ट द सर्वाइवल इन द शो दैट यू आर विटनेसिंग, इट्स योर सर्वाइवल इन लाइफ ऑल्सो। दिस इज हाउ यू सर्वाइव इन लाइफ। लाइफ आपको ऐसे ही, जो हमारे टास्क हैं, जिंदगी आपको ऐसे ही अड़चने और उलझने देती है। बस वहां पर आपको कोई मार्गदर्शन देने के लिए बिग बॉस की आवाज नहीं होती है। तो सर, ये बिग बॉस की बातें तो बहुत हो गई। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। हाँ। मैं उस विजय से अब बात करना चाहता हूँ, जो कानपुर का है, हाँ। जिसने अपने ज़िंदगी की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें देखी। जो 15 साल की उम्र में ये तय करता है कि मुझे सिर्फ़
फौज में जाना है, मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए। और 19 साल की उम्र में जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके जीवन में अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है। और 19 साल की उस छोटी सी उम्र में वो शराब का भी शिकार हो जाता है। और इस हद तक उसकी अल्कोहलिज्म बढ़ती है कि एक दिन उसके पैनक्रियाज तक फट जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो जो आपकी जर्नी है वो आप शेयर करें, ताकि ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक उम्मीद मिले कि सफलता असफलता ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। जब आपके साथ ज़िंदगी आपको उठा के पटक रही होती है उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। 15 साल से शुरुआत करते हैं और ये हर फेज़ के बारे में चाहता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी बातचीत करें। 15 साल नहीं, ये जो फितूर था, जुनून था फौज में जाने का, ये उससे भी छोटी उम्र से आया। इतनी छोटी उम्र से कि मुझे याद है, आई थिंक 8-9 साल जब मैंने होश संभाला तब से मेरा हेयर कट जो है वो कटोरा कट होता था। कटोरा कट, फौजी कट। फौजी कट होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तो मेरी जो फौज में जाने की कवायद की शुरुआत हुई है वो एक्चुअली सैनिक स्कूल की तैयारी से हुई। क्लास 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ करते थे और इतना कॉन्फिडेंट था मैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर फौज में नहीं हुआ तो क्या। फौज में तो जिस दिन जाऊंगा उस दिन एप्लीकेशन दूंगा तो शायद वो लोग आ जाएं घर पे कि चलो तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनडीए भी लिखा मैंने, एनडीए भी रिटन में क्लियर नहीं हुआ, पर कब तभी भी फेलियर वाला ख्याल नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिटन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन जब कर रहे थे, 3rd ईयर में थे, तो पहला सीडीएस लिखा और पहले सीडीएस में हो गया रिटन में। एसएसबी कॉल आया, बैंगलोर जाना था और तब मैंने कहा तौबा, ये रिटन का ही एक वो रोड़ा था, वो हमने पार कर लिया है, अब इंटरव्यू तो वो तो देखते ही कह देंगे आओ। तो कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए एक हॉल में बिठाया गया हम लोगों को। मेरा चेस्ट नंबर 8 था, चेस्ट नंबर 7 का हो गया, चेस्ट नंबर 9 का हो गया, 8 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। वो पहला वाकया था मेरी जिंदगी में, इन 20 years ऑफ माई लाइफ, इट वाज फर्स्ट टाइम आई सॉ फेलियर। मतलब फेलियर मतलब मैं गिरा हूं, कई बार गिरा हूं इन द सेंस जो करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पाए। मैं इतना बिखर गया कि मैं सीधा जाके मैंने शराब खरीदी और शराब पी। मैं ऑफकोर्स फ़ोन पे बहुत रोया, मैं फ़ोन किया मम्मी को, बहुत रोया, शराब पी। 19-20 साल में। और वो बैंगलोर से कानपुर तक की जर्नी पीते पीते, वहीं पे आपने शुरू कर दी? पीते पीते आया मैं। हाँ, अब वो उसके बाद वो सहारा कमजोरी बन गई और उस चीज ने कितना पीते थे सर आप? अभी आता हूँ उस पर, सब आता हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, तो तब तो 2 बोतल बियर और 1 क्वार्टर में हम फैल गए और उसमें भी उल्टी पलटी सब हो गई। पर ये सबसे बड़ी गलती थी, वो ये थी कि आपने अपने दुख का इलाज शराब में ढूंढा। अब आपके ब्रेन को मैसेज चला गया कि अगर आप दुखी हैं तो शराब पी लीजिए तो यू फील हाई। दैट्स अ कृत्रिम हाई है, आर्टिफिशियल हाई है। दैट्स नॉट द हाई दैट यू आर लुकिंग फॉर, और यू शुड, दैट्स नॉट द हाई यू शुड बी लुकिंग फॉर। डिप्रेशन बढ़ता गया और जितना डिप्रेशन बढ़ रहा है उतना ही शराब पीना बढ़ रहा है। ये हुआ पहला फेलियर। 6 महीने बाद थैंकफुली सीडीएस 2 बार होता है साल में, फिर से सीडीएस लिखा, फिर पहुंच गए एसएसबी पे, फिर फेल हो गए। अब ये विश्वास, रिटर्न निकल गया आपका? रिटर्न इस हालत में भी आप रिटर्न निकाल ले रहे हैं? अरे इसके हालत में बहुत काम किए मैंने, कमाल के काम किए। रिटर्न निकल गया, फिर पहुंच गया, फिर फेल हो गए। अब सवाल यह है सर्वाइवल का कि भैया मतलब फौज में तो अब थोड़ा सा डाइसी है मामला, कुछ और भी करना पड़ेगा, तो क्या करें? बैंक पीओ की तैयारी करें, प्रोबेशनरी ऑफिसर, है ना? यही फायदा होता है अपने तरफ के लोगों का, समझते हैं। पीओ है ना, बैंक पीओ। कई लोगों तो पीओ पता ही नहीं होगा, पीओ नहीं भैया, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसकी तैयारी करने लगे, मन था ही नहीं। और अच्छा, क्यों उस चीज ने मुझे बहुत अफेक्ट किया,
क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी एस्पिरेशंस उस पर डाल दी थी, उस सक्सेस पर, कि अब ये जब हो जाएगा, मेरा फौज में हो जाएगा, तो मैं IMA पहुंच जाऊंगा। IMA पहुंचते ही 8,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलने लगेगा मुझे। देखिए, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो पिताजी का बिजनेस में बहुत बहुत भयंकर लॉसेस से गुजरा। तो क्या चीज़ का मतलब बिजनेस था? शुरुआत उन्होंने करी स्क्रैप के बिजनेस से। स्क्रैप के बिजनेस में ऑलमोस्ट सब कुछ हार गए वो, पार्टनर ने सब गबन कर लिया। फिर स्टेशनरी का बिजनेस किया, उसमें जो बचा कुचा था वो भी चला गया। फिर सुपारी, मीठी सुपारी का बिजनेस किया, बाकी जो कुछ भी दमड़ी बची थी वो भी निकल गई। तो हम लोग और दुर्भाग्यवश पढ़ाई बहुत ज़्यादा दोनों लोग नहीं कर पाए, माता पिता। तो नौकरी भी ऐसी कोई आपके खास। बाबा पढ़े लिखे थे? बाबा बहुत विदेश पढ़े भी गए हुए थे वो? विदेश भी गए हुए थे, लेकिन पिताजी की पढ़ाई पर वो नहीं थोड़ा सा फोकस हो पाया। और मम्मी की, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। तो नौकरी का ऐसा कोई सीन पिताजी का बना नहीं। तो बहुत समय तक वो बेरोजगार रहे, धंधा कुछ कर नहीं पाए। तो क्या होता है, धंधे की एक फितरत होती है आपके अंदर। पापा वॉज टू सिंपल टू बी इनटू बिजनेस। हाँ, मतलब बिजनेस सबके बस की बात बस की नहीं, जो बात बोला नहीं जाता है। है। हाँ, हाँ, सब नहीं और कर सकता बिजनेस। झूठ है, फरेब है, आगे पीछे है, तामझाम है, बहुत कुछ वो है। तिकड़म अगर आपको नहीं आता तो आप फेलियर है फिर। और पार्टनरशिप में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पार्टनरशिप में तो एकदम ही और नहीं है। तीनों ही उन्होंने पार्टनरशिप में की। हम्म, तो और तीसरी चीज, मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। वो भी ये हमें बहुत बाद में पता चला। ये हमें सन 2004 में पता चला, जब 2005 में, 2006 में बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ। अच्छा। तो उसकी वजह से अब, क्योंकि अब हमें पता चला, तो हम पीछे की चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं कि वो बहुत सोते थे। सोना जो है ना, डिप्रेस्ड आदमी के लिए एक शील्ड की तरह होता है, रियलिटी से भागना। रियलिटी से दूर हो गया। तो उनको ये भी लगने लगा कि हम शायद कुछ नहीं कर पाए। उनको भी यही एहसास कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ। बहुत कोशिश करी, और मतलब प्रयास में वो 100 नहीं थे, प्रयास में वो 150 थे। आप सोचिए कि जिस आदमी ने स्क्रैप के बिजनेस से शुरुआत करी, जो लोहिया को सप्लाई करते थे उस समय, अच्छा। LML वगैरह को, से स्टेशनरी पे आया, दुकानों में सप्लाई, से मीठी सुपारी। मीठी सुपारी, पान दुकानों में सप्लाई, से खुद की पान की दुकान, अच्छा। पान और चाय की दुकान। ये चाय बेचने वाले कमाल करते हैं, या तो वो कमाल करते हैं या उनके बेटे कमाल करते हैं। तो हमारे पिताजी ने चाय भी बेची, उनके साथ हमने भी बेची। तो क्या होता था कि एक मेला लगता था। प्राइड दिखता है आपके आंख में जब आप ये बोल रहे हाँ हैं। बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है। उस समय बेवकूफ़ थे कि थोड़ा लगता था उस समय होती थी हो खलिश। जब हम बड़े स्कूल में पहुंच गए, क्या है, पिताजी माताजी ने एक चीज़ सोच रखी थी कि बच्चों को पढ़ाई बड़ी अच्छी करानी है। तो अंग्रेजी मीडियम में, महंगे स्कूल में, आधे से ज़्यादा पैसा फीस में जा रहा है, खाने के वो हैं वांदे हैं थोड़े से, लेकिन जा हम बड़े स्कूल में रहे। वो जब बड़े स्कूल में पहुंच गए ना, तो हमारे अंदर थोड़ा सा एक हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आ गई कि अरे हमारे पिताजी तो ये करते हैं, तो हम, और आज हमें दुख होता है उस बात का। ठीक है, बच्चे हैं, नहीं समझ में आता है। लेकिन उससे जब छोटे थे तो हम इंतज़ार किया करते थे कि दशहरे का मेला आएगा, रात भर पापा दुकान खोलेंगे तो हमको भी लेके जाएंगे, हम भी वहाँ पर बेचेंगे कुछ। मतलब कोई पान मसाला लेने आ रहा है तो हम पुड़िया फाड़ के दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आता था उसमें। तो उन्होंने ये भी किया। फिर PCO भी चलाया उन्होंने। और इस बीच में मम्मी ने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ली, तो ब्यूटी पार्लर खोला। तो ब्यूटी पार्लर और PCO बाद में बहुत लंबे समय तक हम लोगों की कमाई का जरिया रहा उसी से। तो इसकी वजह से एक दिमाग में एक और प्रेशर था कि घर को सपोर्ट करना है। और वो 8,000 का स्टाइपेंड वाली जो बात 8,000 का जो स्टाइपेंड, कमिंग बैक टू दैट 8,000 का स्टाइपेंड, तो 8,000 का स्टाइपेंड मेरे लिए भी मायने रखता था। तो इसलिए और ज़्यादा दुख हुआ कि मैं यार सोच रहा था मैं सपोर्ट करूंगा, इनकी जो परेशानियां हैं अब ये शायद ख़त्म हो जाएंगी, ये तो हो ही नहीं रही ख़त्म। तो भाई नहीं ख़त्म हो रही है तो उसका इलाज ढूंढो ना, रास्ते ढूंढो। शराब में तो उसका रास्ता नहीं है। मैंने बड़ा तकलीफ दिया अपने पेरेंट्स को, मतलब मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। फिर ये करते करते PO में समझ में आया, PO एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, मैथमेटिक्स मेरी बड़ी स्ट्रांग थी नहीं। तो कि कैट, हमने कहा MBA करते हैं। कैट लिखा मैंने, कैट में आया 93 परसेंटाइल।
बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ IM से कॉल नहीं आती है लेकिन आ जाती है, ठीक ठाक कॉल 93% साहब बहुत ज्यादा फिर भी होता है। और आपकी जो कंडीशन थी, हाँ बहुत पी रहा आप जो जिस हिसाब से मतलब जिंदगी आपको नचा रही थी, नॉर्मल हालत में लोग कैट नहीं ला पाते इतना परसेंटाइल, और आप इसी हालत में आप CDS भी लिख रहे हैं, आप कैट भी कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मतलब ये मतलब कहा जाता है हम लोगों की तरफ ना कि भगवान का हाथ है, वरद भगवान हस्त है। का हाथ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो तो बहुत, ये आपको एहसास हो रहा था उस समय कि नहीं? उस समय तो अपना अलग ही सुर में आप चल रहे उस थे। समय अलग सुर में थे। वो कहते हैं रिबेल विदाउट अ कॉज, हमारे अंदर एक विद्रोही आ गया था और वो उसने टेक ओवर कर लिया था पूरी तरह से। मैं सबसे लड़ाई करता था, शराब पीता था बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा पे चिल्लाना, मैंने मतलब क्या ही कहें, पिताजी को मैंने ऐसे धक्का भी दिया है एक बार। ये सब इस लेवल का की बेवकूफ़ियाँ करी हैं मैंने। तो कैट लिख लिया, कैट से मुझे BHU में एडमिशन मिल गया। BHU का MBA जो है काफ़ी अच्छा माना जाता था उस समय भी, आज भी अच्छा है। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई खिड़कियाँ दरवाजे खुलते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आपका नज़रिया जो है वैसा होना चाहिए। मेरा नज़रिया हो चुका था पूरी तरह ब्लॉक, नेगेटिविटी पूरी तरह हावी हो चुकी थी। मैंने डिप्रेशन का इलाज शराब में ढूंढा था और उस एक फेलियर को अपने ऊपर इतना हावी होने दिया था कि हर चीज़ उसकी वजह से अफेक्ट हो रही थी। मेरे जिस दौर में, जिस ज़माने में लोगों की रिलेशनशिप्स होती, मेरे पास लड़कियां फटकती नहीं थी, अवॉइड करती थी कि यार जिस आदमी के मुंह से शराब की महक हमेशा आ रही है। अब आपने पूछा कितनी पीते थे, तो पहले तो ये था कि जब पीने बैठते थे तो आधी बोतल तक पी के, फिर धीरे धीरे वो आधी बोतल एक बोतल तक पहुंच गई। लेकिन ये तब होता था जब बैठते थे, रोज नहीं बैठ सकते थे, लिमिटेशन है, कमाई की एक लिमिटेशन है। पर जब BHU पहुंच गए, थोड़ा पैसा आने लगा और वहाँ शराब थोड़ी सस्ती अवेलेबल होने लगी, तो वो ड्रिंकिंग इतनी बढ़ गई कि कई बार ऐसा होता था कि रात में पी के सोए, सुबह उठे तो तुरंत देखा कि अभी बची है कि नहीं बची, और सुबह की शुरुआत भी इतनी पीनी है कि जब तक कि बाहर ना निकल जाए तब तक पीते रहो। फिर उससे कमाल की बात BHU में ये हुई कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं था उस साल, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। 10 या 12 लोग प्लेस हुए 125 के बैच में, और उसमें से एक मैं भी था। कैंपस प्लेसमेंट हो गया मेरा JP सीमेंट में, पर मैं इतना नेगेटिव था कि मैं उसमें भी नेगेटिविटी की, यार JP सीमेंट में बताओ, ये सारा MBA हमने इसलिए किया कि गांव खेड़े में जाके सीमेंट बेचेंगे। आज मैं सोचता हूँ तो मैं मूर्खता पे अपनी हंसी आती है कि आपको इंडिया के हार्टलैंड को समझने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी बड़ा ज़रूरी है, नेगेटिविटी से निकलना और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, ये सब बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ में। ये सब मैंने सफ़र करके सीखा। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी हादसा है। ज़रूरी है, जॉन ऑलिवर जॉन ऑलिवर साहब एलिया, का, हाँ हाँ। जॉन एलिया। तो फिर कैंपस से प्लेसमेंट हो गया। 13 डिस्ट्रिक्ट के सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे अंडर में था। बहुत बड़ी चीज़ है विभू, बहुत बड़ी चीज़ है। जी, लेकिन अगेन, जब आपके दिमाग में पर्दा पड़ा होता है, जब आपकी नेगेटिविटी की चादर से आपकी विजन ढका होता है, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आप विक्टिम बन जाते हो। तो मतलब पीना उस हद तक पहुंच गया जहां वो मेरे लिए, मेरे और मुझे जानने वालों के लिए एक शर्म का विषय बन गया। पीना उस हद तक पहुंच गया जहां मैं किसी के यहाँ जाकर चाय नहीं पीता था, क्योंकि ये हाथ ऐसे ऐसे से कांपते थे। ओह, इतना ज़्यादा उसने मुझे अफेक्ट किया। मैंने चाय पीना छोड़ दिया डीलर्स के यहाँ, क्योंकि हाथ कांपेगा, देख लेगा, समझ जाएगा कि ये तो। अच्छा, आप नौकरी में भी ये आपका बदस्तूर जारी ही था? नौकरी में और बढ़ गया, पैसा मिलने लगा, डीलर्स को पता चला कि साहब पीने के फिर तो शौकीन आना। है, तो आन दे गड्डी जान दे गड्डी फटन दे टायर वाला हिसाब किताब हो गया। तो विभू, जो तुम पूछ रहे थे कितना पीते थे, तो अब पराकाष्ठा में बता देता हूँ कि मैं होश में ही पीने के बाद आता था। मेरे पसीने में शराब महकती थी, मेरी सांस में शराब महकती थी, मेरी पॉटी में शराब महकती थी।
30 जनवरी 2005 को मैंने पी शराब, बहुत वही सुबह से शाम तक फटे तक शराब पी। रात में मैं गिरा हुआ पाया गया कहीं पर, मुझे उठा के वापस लाया गया सतना। मैं सतना में था उस समय। और अब ये जॉब करते हुए मतलब हाँ, ये सब हो रहा है। खुद में आपको बुरा नहीं लगता था कि लोग मतलब जो आपके जूनियर है वो क्या सोचेंगे, आप गिरे हुए हैं? सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। नशा जो है ना, वो बहुत खराब चीज़ है। वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है आपकी सेंसेस पर कि आपके लिए बाकी चीज़ें बेमायने हो जाती हैं, और इसीलिए इसको एक बीमारी की तरह लेना चाहिए। नशा एक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास है, डॉक्टर मतलब जो भी उसका प्रोफेशनल होगा, और उसका इलाज परिवार कर सकता है। नशे के इलाज में सबसे बुरी बात ये होती है, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एक पॉइंट के बाद परिवार साथ छोड़ देता है। सबकी पेशेंस की एक लिमिट होती है, लेकिन सबको समझना पड़ेगा कि जिसका आप इलाज कर रहे हैं उसके हाथ से बात निकल चुकी है। आप उसको इस तरह मानें कि वो कैंसर से पीड़ित है। उसको खुद समझ नहीं आ रहा है ना कि उसको उसके नहीं साथ समझ क्या में हो रहा है। हाँ। और जिस तरह से कैंसर रिलैप्स कर सकता है, ये उसी तो- तरह ये भी रिलैप्स कर सकती है चीज। तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं आज, तो ये मत सोचिए कि ठीक है आज ठीक हो गया तो कल इसको प्रॉपर केयर वो एंड मोमेंट तक वो जरूरी हर होता है। पूरे समय तक। हर आदमी इतना लकी नहीं होता मेरी तरह कि वहां तक जाके वो नवाज साहब का डायलॉग है ना, मैं तो मौत को छू के वापस भी आ जाए और अकल भी आ जाए कि नहीं। ये 30 जनवरी 30 जनवरी से बात आते कर हैं। रहे हो हाँ, आप? तो 30 जनवरी को खूब सारी पी। 31 जनवरी को सुबह उठे तो बहुत सारा पेट में दर्द था, बहुत भयंकर दर्द, असहनीय पीड़ा। तो पहला ख्याल क्या आएगा ऐसे में? दवाई ले लें, है ना। मेरा पहला ख्याल आया कि भी टाइम क्या हो रहा है, 9:30 बजे ठेका खुलेगा, चल के एक क्वार्टर ले लेंगे, एक पैग मारेंगे, ठीक हो जाएगा। गए 9:30 बजे क्वार्टर लिया, पिया, और एकदम उसने जैसे लगता है कि आग में घी का काम किया, और पीड़ा ऐसी भयंकर कि ना मैं लेट पा रहा हूँ, ना मैं बैठ पा रहा हूँ, ना मैं खड़ा, कुछ नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अस्पताल जाने का मन नहीं, डॉक्टर को ना दिखाएं, क्या करें, लेकिन फिर इतनी बढ़ गई कि दोस्तों को बुलाना पड़ा, दो कलीग्स को बुलाना पड़ा, वो ले गए अस्पताल। थैंकफुली सतना में इतना तो था कि उसमें वहीं आप पोस्टेड थे। मैं सतना में हाँ। पोस्टेड था, जेपी सीमेंट में मैं पोस्टेड था। तो उस डॉक्टर ने देखा, उन्होंने सब कुछ किया, टेस्ट वेस्ट किए, कि उन्होंने कहा ये तो पैंक्रेटाइटिस का केस है। मुझे नहीं पता पैंक्रेटाइटिस क्या है क्या नहीं, पर हाँ भयंकर दर्द था, ना मैं कुछ खा पी कुछ नहीं कर पा रहा था, और मुझे नीली उल्टियां हो रही थी, बाइल निकल रहा था बेसिकली, पेट से जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो निकल रहा था। अब लत आप देखिए, खैर उस समय शराब का ख्याल तो नहीं आ रहा, लेकिन अस्पताल के बेड पे पड़े हैं, दर्द हो रहा है, और कलीग्स कह रहे हैं एक सिगरेट ला दो यार, एक सिगरेट ला दो। कोई सही गलत का कोई मतलब, सारा जो लाइन ब्लर हो चुकी थी। खत्म हो गई थी, ब्लर भी नहीं, मिट गई थी। अस्पताल के बेड उस रूम में बाहर जाके सिगरेट भी पी मैंने, और बढ़ गया दर्द। एक दिन मैं रहा, और मैंने उनका परिवार को बुला लीजिए, मैंने कहा नहीं, मना किया मैंने। दूसरे दिन कुछ कलीग्स आए, उन्होंने जब देखा, और डॉक्टर ने कहा कि सुनिए इनकी किडनी भी नहीं अब काम कर रही है। तो उन्होंने चुपचाप घर वालों को बुला दिया। तीसरे दिन घर वाले आ गए, मम्मी पापा आ गए, 8-10 घंटे लगते थे, तो आ गए किसी तरह, और उन्होंने कहा सतना वालों ने कि देखिए इनको सिवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया है विद रीनल फेलियर। तो अब इस समय हो ये रहा है, क्या होता है, ये पैंक्रियाज जो है इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो एंजाइम है वो अगर पेट में आ जाए तो वो तेजाब की तरह है। वो तेजाब की तरह क्यों है? क्योंकि वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगेंगे। आपके ऑर्गन्स प्रोटीन से बने हैं, तो उन पे अटैक होगा। तो उन पे जब अटैक होता है तो वो एक शटडाउन मोड में चले जाते हैं। तो मेरे लिवर और मेरा पैंक्रियाज वो शॉक में आकर वो दोनों ने काम करना बंद कर दिया, और उसकी वजह से जब आपका किडनी नहीं काम कर रही है तो आपके टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं बॉडी में, लिवर नहीं काम कर रहा है तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेडिसिन भी आपको नहीं असर कर रही है, दर्द भयंकर। उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा आप एक ही जगह जहाँ ले जा सकते हैं वो है संजय गांधी पीजीआई लखनऊ। सतना से लखनऊ हम आए। सर्वाइवल चांस कितना था, कुछ बताया? अब वो वहाँ पे, ये पीजीआई की बात आई, तो पीजीआई पहुंचे, लखनऊ, वहाँ से लखनऊ ट्रेन नहीं थी, कानपुर पहुंचे ट्रेन से,
कानपुर स्टेशन पे जो बचे पूरा कुछ रास्ता आपको पूरा दर्द से वो करा दर्द हुआ वर्द वो सब सहता है, कुछ खा पी नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कानपुर स्टेशन पे पहुंचे तो जो बचे कुछ पैसे थे, मम्मी का पर्स छीन लिया किसी ने। अरे यार, तो जो बचा कुचा था, मतलब कहते हैं ना, व्हेन द बैड टाइम कम्स इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। और अच्छा, उस फेज में मूवमेंट बहुत खतरनाक है, मूव नहीं करना चाहिए बॉडी को, क्योंकि आपके पेट में बेसिकली ये मान के चलिए कि तेजाब है, जितना हिलेगा उतना ही वो ऑर्गन्स को टच करेगा और अफेक्ट करेगा। तो व्हील चेयर पे किसी तरह से ले जाके गाड़ी में बिठा बुठू के ट्रेन से फिर गाड़ी से लखनऊ तक लाया गया। लखनऊ में पीजीआई में एडमिट किया गया। एडमिट जब किया गया तो पीजीआई का एक सिस्टम है कि पहले आपको इमरजेंसी में ले जाते हैं, एक डॉक्टर इंस्पेक्ट करता है, फिर एडमिट करते हैं। वैसे तो एडमिट नहीं करते हैं, पर फोन ऑन गया तो डॉक्टर आई, बोले देखिए इनका लिवर नहीं काम कर रहा है, इनका किडनी नहीं काम कर रही है, इनके लंग्स में पानी भर चुका है, इनके पैंक्रियास फट गए हैं, इनको सिवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस विद रीनल फेलियर है, इसमें बचने के चांसेस 15% होते हैं, आप कहें तो हम इलाज करें वरना बहुत खर्चा होता है। पापा हमारे, हमें याद है वो मतलब ये फिल्मी सीन की था कुर्सी पर मम्मी की स्ट्रेंथ, मतलब वो लेडी, मैं देख रहा हूँ कि वो हो रहा है कि आंसू आने वाले हैं, लेकिन ना, उन्होंने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। जिस औरत के पास बचे कुछ पैसे भी छिन गए, वो इतना रिजॉल्व था उनके अंदर कि नहीं आप शुरू करिए। तो पहले ही दिन ले जाके पहले डायलिसिस किया गया हमारा। उसके बाद मेरे 4 और डायलिसिस हुए। मेरी वज़न आई थिंक 50-52 किलो हो गया, खाना कुछ जा नहीं रहा था, लंग्स में पानी इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, मेरा क्रेटिनिन लेवल जो किडनी का फंक्शन का इंडिकेटर होता है, जनरली 1.5 तक ठीक माना जाता है, उसके ऊपर इन्फेक्टेड माना जाता है। 3 के आसपास आपकी किडनी ख़राब है। मेरा 8 नहीं 8.5 के आसपास था। और भी सारे मार्कर्स मतलब भयंकर हिले हुए। रोज़ डॉक्टर आते थे, देखते थे, वही सेम। और इसमें, इस बीमारी में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि आप पूरे होशो हवास में रहते हैं। पूरे होशो हवास में मैं सारे दर्द का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार वालों की परेशानी देख रहा हूँ, मैं इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में हूँ जहाँ पर सिर्फ बिगड़े हुए केसेस आ रहे हैं, मेरे सामने रोज़ एक आदमी मर रहा है। तो मेरे अंदर जो बचा कुचा रिजॉल्व था वो मैं लाशें देख देख कर टूटता जा रहा है। कोई बर्न का केस आ रहा है, कोई सिरोसिस का केस आ रहा है, और आप सोचो ना, रोज कोई इंसान मर रहा है, किसी की चीख पुकार आप सुन रहे हो परिवार की, और अपने परिवार की सफरिंग देख रहे हो, और फिर आप अपने आप से कह रहे हो कि भाई ये क्या कर लिया। वो फेस था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा सा फेलियर नहीं हैंडल कर पाया, क्योंकि मैंने इतनी अपनी जिद और अपनी ठकुराई को इतना बड़ा बना लिया कि मैंने उस छोटी सी फेलियर को अपने ईगो पे ले लिया, और उस ईगो पे लेने ने मेरी ज़िंदगी तो ख़राब करी ही करी, मेरे परिवार वालों को जिनका कोई कसूर नहीं, ना कोई सिगरेट पीता, ना शराब पीता, कोई ऐब नहीं किसी के अंदर, उनको मेरी वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा। पर वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और फिर क्या हुआ, 17वें-18वें दिन एक दिन इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया। उससे एक दिन पहले डॉक्टर्स ने कहा था इनको वेंटिलेटर पे ले जाना है। तो हमारे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स थे, उन्होंने मना किया मम्मी को कि नहीं वेंटिलेटर में मत भेजिएगा, नहीं तो एक बार वेंटिलेटर पे जाने के बाद मुश्किल हो जाता है वापस आना। मम्मी ने मना कर दिया। अच्छा, दूसरा ये भी था कि उसमें कॉस्ट भी बहुत अटैच थी, तो उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, तो मना हो गया। अगले ही दिन मुझे निमोनिया अटैक आ गया। अब आप सोचिए, इस बीमारी में कोई इलाज नहीं है, तो इसमें सिर्फ इन्फेक्शन से बचाने के लिए दवाई दी जाती है, और मेरे इतने ज़्यादा वो सब हो चुके थे कि और क्योंकि लिवर भी नहीं काम कर रहा था बहुत, तो एक सीवीपी देते हैं यहाँ से, बेसिकली हार्ट में मेडिसिन पंप करने के लिए। तो यहाँ पर एक इंसेशन करके एक वो लगाया गया था, और उससे दवा दी जाती थी कॉन्स्टेंटली, जो हार्ट में जाती थी। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ आगे, क्यों मैं बता रहा हूँ। निमोनिया अटैक आया, मेरी सांस आनी बंद होने लगी, मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके ऑक्सीजन फुल पे कर दिया गया, मेरी सांस नहीं आ रही। रात की बात है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा हमने तो कहा था आपसे कल ले जाइए, अब तो नहीं ले जा सकते, वेंटिलेटर पे नहीं ले जा सकते। अब मौत जिसका हम इंतजार कर रहे थे
वो दिख रही है सामने, और जब वो मौत दिख रही है तब हम उसको नहीं चाहते। तो मैं अब जब जाता हूँ कॉलेजेस में तो यही बताता हूँ कि मैं सुसाइड करना चाहता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने शराब पी के वो प्रोसेस किया, और फिर एक दिन मौत आई सामने। तो जब मौत सामने आती है तो क्या होता है? जब मौत सामने आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होता है। कोई वो फिल्मी और वो फ्लैशेस वैशेस कुछ नहीं चलते हैं। मतलब अभी मेरे ज़बान पे वो शब्द आ रहा है पर मैं बोलूँगा नहीं। एकदम इतना ज़्यादा भयावह होता है वो मंज़र, इतना खौफनाक होता है, आपके अंदर डर होता है और आपके अंदर रिग्रेट होता है कि मैंने क्या कर लिया। क्योंकि मैंने वो मौत अपने खुद के लिए बुलाई थी, इसलिए मुझे वो रिग्रेट था और वो डर था कि अब ख़त्म। और मैं लेटा हुआ था, मुझे याद है, सांस नहीं आ रही, सांस ना आए एक पॉइंट के बाद तो छटपटाहट बढ़ती जाती है, छटपटाहट बढ़ने की वजह से ये निकल गया तो यहाँ भी खून खून होने लगा। अब वो छटपटाहट बौखलाहट में बदल गई और फिर वो सरेंडर में बदल गई कि अब तो ख़त्म। और मैं ये कह रहा हूँ मम्मी से, मम्मी भैया अब जा रहे हैं, अब ख़त्म। और मम्मी को देख रहा हूँ मैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, और भैया यहाँ नहीं 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 सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। आई थिंक उन्हीं लोगों का पावर था जो उस दिन निकाल लाया मुझे वहाँ से। और जानते हैं क्या होता है उस खौफ में? मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं पॉटी और सूसू कर रहा था बिस्तर पर, और उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। ये होता है मौत का खौफ। तो जिसको भी ये लगता हो कि मौत अंत है सभी कठिनाइयों का, तो मौत से भयावह कुछ नहीं होता है। वो जितनी भी शायराना चीजें आपने मौत के बारे में सुनी है, सब बकवास है। डेथ इज डेवस्टेटिंग, डेथ इज अगली, एंड आप वहां नहीं होना चाहते हो। तो अगर कभी ये सुसाइड का भी ख्याल किसी के मन में, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा, तो ये समझ लीजिए कि जब आप उस 20वें माले पे चढ़ के कूदेंगे मरने के लिए, तो 20 से ज़मीन तक का जो सफ़र होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये मना रहे होंगे, काश कोई रस्सी मिल जाए, काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं वापस जा पाऊँ। पर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जा पाओगे। हर इंसान मेरी तरह किस्मत वाला नहीं होता कि वहाँ से आपको वापस खींच लिया जाए। पर आई वॉज लकी टू सर्वाइव दैट, आई वॉज लकी टू कम बैक फ्रॉम दैट एंड टेल दिस स्टोरी। ये ईश्वर का एक खाली संदेश था कि देखो जिंदगी खूबसूरत है, मौत बहुत भयावह होती है, इसकी कामना मत करो, जो मिल रहा है, जो हो उसमें खुश रहो, उसको एक्सेप्ट करो। जिंदगी में थोड़ी खूबसूरत है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो खराब हो, ठीक है जैसा है, जब एक मन का नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ करते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस वहां से चेंज हो गया, और जब थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप बदल जाती हैं, अलाइन हो जाती है, अपने आप यूनिवर्स अलाइन आपको अलाइन कर देता है। अलाइन कर। आप सोचिए कि एक फेलियर में नहीं ले पाया और इतना सफर किया। आज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ तीसरे दिन मैं ऑडिशन देता हूँ, रिजेक्ट हो जाता हूँ। आज की बात हम आज की बात हो, 6 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो और बड़े बड़े सीरीज और फिल्मों के छोटा छोटा हिस्सा रहा हूँ। आप नाम बता दीजिए यहाँ पे हमारे दर्शकों को। हाँ, फैमिली मैन किया, स्पेशल ऑप्स 1.5 किया, मिर्ज़ापुर में एक छोटा सा पार्ट किया, फिर चार्ली 777 करके कन्नड़ फिल्म थी। हाँ हाँ, वो कुत्ता वाला जो है, हाँ, वो स्लीपर हिट साबित बहुत हुई अच्छी उस समय थी, के। बहुत हाँ बहुत रोया है लोगों ने हाँ, देख के। और जब साउथ से मेजर बने थे उसमें आप एक। जी जी हाँ, जी, हाँ, मैं मेजर था उसमें। तो ऐसी ऐसी फिल्म, छावा का हिस्सा छावा, रहा। क्या बात। फिर एक फिल्म छूट गई छावा की वजह से, कोस्ताव नवाज साहब के साथ काम करना था, जी पे आई थी है। जी पे आई थी। लेकिन ये सुनना कि डायरेक्टर कह रही हैं कि नहीं मैं इन्हीं के साथ काम करूंगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वैलिडेशन होता है एज एन एक्टर आपके लिए। फिर फैमिली मैन का 3 सीजन का हिस्सा रह गए। फिर अभी एक होम बाउंड करके फिल्म आ रही है जो कांस में गई थी, नीरज गायवान नीरज की बात, उसमें भी आप। जी, नीरज साहब से जब मिले और उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, उनसे उनके साथ जो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो
नीरज पांडे के साथ काम करने का मौका मिल गया। तो इतना सब काम करने के बाद भी आज 4 महीने से कैमरा नहीं फेस किया है मैंने। क्यों? क्योंकि से कोई ऑडिशन क्लिक ही नहीं हो रहा है। कैरेक्टर्स आते हैं ऑडिशन के लिए और रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सॉरी सर, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने जो फेलियर देखा उसके बाद आपने बाउंस बैक किया। एक वक्त था जब किसी स्टूडियो से आपको आपकी आवाज़ की वजह से निकाल दिया गया था और आज आप अपनी आवाज़ की वजह से ही जाने जाते हैं। इतना सारा काम, राज एंड डीके के साथ आपने काम कर लिया, नीरज पांडे के साथ काम कर लिया और आप बोल रहे हैं कि पिछले 4 महीने से आपका ऑडिशन क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। कई बार आप देखिए, जब तक अभिनय में खास तौर पे, वॉइस में तो चलिए ठीक है, काम अपने आप आ जाता है, उसमें भी ऑडिशंस होते हैं, कई बार उसमें भी वॉइस के ऑडिशंस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है। बट अभिनय का जो, जहाँ तक सवाल है, अभिनय में क्या है कि जब तक आपका कुछ ऐसा आके फट ना जाए, जहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग ऑडिशन भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि उस किरदार में देखें कि फिट होता है कि नहीं होता है। जब आपका कुछ फट जाता है तो लोगों को आप उस किरदार में दिखने लगते हो कि यार इस कैरेक्टर के लिए जरा उनको बुलाओ। अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर ये 25 साल पहले हो रहा होता तो मैं वापस शराब में चला गया होता, क्योंकि जब आप ऑडिशन करते हो तो काफी हद तक आप उस किरदार में, आप उस प्रोसेस का हिस्सा, क्योंकि जब आपके पास ऑडिशन आता है उससे पहले आपसे पूछा जाता है आप डेट्स अवेलेबल है कि नहीं है, आपका बजट है क्या है, आप इतने दिन काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसमें आप 20 दिन दे पाओगे। तो मेंटली आप थोड़ा सा प्रिपेयर होने लगते हो कि शायद अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर वो नहीं होता है। मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे हो गए जो नहीं हो रहा है। पर जो है आपका, वो आप तक आ जाएगा। स्पेशल ऑप्स के लिए 2 अलग अलग ऑडिशन दिए। पहला ऑडिशन किसी एक किरदार के लिए था जिसमें 2 सीन थे। दूसरा ऑडिशन उस किरदार के लिए था जो बाद में मेरे दोस्त शांतनु ने प्ले किया। और तीसरा कॉल आया मुझे ये कहने के लिए कि साहब, नीरज पांडे ने एक किरदार लिखा है आपके लिए, आपके दोनों ऑडिशन देखे उन्होंने, जो ऑडिशन में नहीं हुआ तो उसके वो देख के उन्होंने तीसरा, तो जो होना है वो आप तक आ ही जाएगा। तो ये समझ उन हादसों के बाद अब मेरे पास आ चुकी है। पर दूसरे लोगों को इस हादसे से ना गुजरना पड़े उस समझ के लिए, इसलिए मैं लोगों तक कई बार मोटिवेशनल स्पीचेस के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए पहुंचने की कोशिश करता हूँ, ये बताने के लिए कि ज़िंदगी में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ से चले, यहाँ पहुँचना है, चल रहे हैं, यहाँ गिर गए, फिर वापस आ गए, लेकिन इतना जो सफ़र तय किया वो है अनुभव। तो अगर सक्सीड नहीं किए तो फेल नहीं हुए, अनुभव एक्सपीरियंस। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बे के बाद कमाल होगा। अच्छा सर, ये जो आपकी जो यात्रा है सर, वो काफ़ी प्रेरणादायक है। इसमें आपने फेलियर की भी बात की, इसमें आपने सक्सेस की भी बात की। जाते जाते समय क्विकली आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा। जो आपकी पहचान आज बनी आपने आपकी आवाज़ की वजह से है सर, कि आज ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो अपनी आवाज़ पे काम करना चाहते हैं, जो अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रो टिप्स अगर आपके पास हैं, कि कुछ अगर एक्सरसाइज है या कुछ अगर ऐसा सजेशन है, तो मैं चाहता हूँ वो एक बार आप बताएं सर। लोग क्या सोचते हैं कि आजकल हैक्स का ज़माना है, तो कोई हैक दे दीजिए जिससे ये हो जाए। 2 तरह के सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। आवाज़ पे हमें काम करना है, कैसे कर सकते हैं, और आवाज़ भारी कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हमें इस भारी आवाज़ के फैसिनेशन से निकलना होगा। भारी आवाज़ क्या है? भारी आवाज़ इज़ बेसिकली द पिच ऑफ योर वॉइस। लो पिच आवाज़ भारी आवाज़ होती है, हाई पिच आवाज़ श्रिल आवाज़ होती है, पतली आवाज़ होती है। तो भैया, अगर आपकी मान लीजिए मिड में है आवाज़, तो काहे अपनी पिच को लो करेंगे आप? अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हम क्यों ऐसे बात करना चाहेंगे? आपको आवाज़ भारी नहीं करनी है, आपको आवाज़ में वज़न पैदा करना है, राइट? ठीक है। तो वो वज़न जो है, इफ़ेक्टिव वॉइस बनाने के लिए आपको अपने रेज़ोनेटर्स पे काम करना होता है। रेज़ोनेटर्स क्या होते हैं कि आपकी आवाज़ जो है खाली जगहों से गुजरती है, जैसे बांसुरी होती है, जैसे गिटार होता है। गिटार में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है एक लकड़ी के डब्बे के ऊपर है। जब आप उसको हिट करते हैं तो वो वाइब्रेशंस उस बॉक्स के अंदर रेजोनेट करती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपके भी ऐसे कई खाली स्पेसेस हैं, पूरी बॉडी में है एक्चुअली। अगर आप
अपने रेजोनेटर्स पर काम कर लें तो आपकी आवाज़ में ऑटोमेटिकली खनक पैदा हो जाएगी। उसके लिए हैं ये बहुत बोरिंग एक्सरसाइजेस, पर ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो लॉन्ग टर्म में आपकी स्पीच, आपकी आवाज़, आपके कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग कर देंगी। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेथ। योर वॉइस इज नथिंग बट योर ब्रेथ। अगर सांस नहीं है तो आप आवाज़ नहीं छोड़ सकते। जितनी स्ट्रांग वॉइस आपको चाहिए उतनी स्ट्रांग आपकी ब्रेथ होनी चाहिए। जब तक सांस ऊपर नहीं आएगी, वोकल कॉर्ड्स को हिट नहीं करेगी, तब तक साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी। तो जो कहते हैं ना पेट से बोलिए, पेट से बोलने का मतलब क्या है? पुश द एयर, गिव मोर पावर टू द एयर दैट यू आर पुशिंग अप टू प्रोड्यूस साउंड। तो डीप ब्रीदिंग जो है वो एक एक्सरसाइज है जो सबको सीखनी चाहिए, जिससे आपकी आवाज़ भी पुख्ता होती है, जिससे आपकी आवाज़ पे पकड़ बहुत मजबूत होती है। दूसरी, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हैं कि जैसे ब्रीदिंग से क्या लेना देना है, जैसे क्या पेट से? जैसे कि अगर ये तो मैं जब बात कर रहा हूँ, ये मैं एकदम बात कर रहा हूँ, गले से बात कर रहा हूँ, और जब मैं यही बात पेट से करूँगा, जब मैं सांस को कोर से पुश करूँगा, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा फर्क पैदा हो रहा है ना? बेस उसमें ऐड हो रहा है। बेस ऐड हो, ये क्योंकि मेरी लो पिच वॉइस है तो बेस ऐड हो जाएगा। जिसकी लो पिच वॉइस नहीं है उसमें एक पावर आपको साउंड खनक साउंड करेगी। ये एक चीज हो गई। दूसरा प्रो मैक्स टिप सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन क्या है? शब्द। हम कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन को थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं। हमें लगता है कि क्योंकि हम बातचीत कर लेते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर लेते हैं, तो हम कम्युनिकेट भी कर लेंगे, मतलब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन करना और प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना दो अलग अलग चीज़ हैं। कॉन्वर्सेशन जब आप करते हो, जब आप बातचीत कर रहे होते हो, दोस्त से बात कर रहे हो, तो एक इमोशनल स्टिमुलस है जो आपकी बातचीत को ड्राइव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे से बच्चे को आप देखेंगे तो आपको किसी ने सिखाया थोड़ी कि उसको बोले मेरा बेटा कैसा है, आवाज़ चेंज करी ना आपने, मॉड्यूलेट किया ना आपने, पर वो एक इमोशन की वजह से हुआ। पर जब आप प्रोफेशनली बात कर रहे होते हो तो एक ही इमोशन सबसे ज़्यादा हावी होता है, वो है आपकी नर्वसनेस। आप मंच पे होते हो तो क्या होता है, वो भी प्रोफेशनल हो गया। आप इंटरव्यू में हो तो क्या है, जो चीज़ सबसे हावी होती है वो है आपकी नर्वसनेस। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस काम करने लगता है। तो सबकॉन्शियस में अगर आपने ट्रेनिंग डाली हुई है तो किक होता है, तो इट टेक्स ओवर। सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। What? Practice what? Practice the words. कम्युनिकेशन क्या है? इवेंचुअली शब्द है। शब्दों पर अगर गुड कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ स्मॉल जर्नी बिटवीन हियर एंड हियर, माइंड एंड स्पीच। इसका कनेक्शन अगर बैठ जाए तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसका कनेक्शन कैसे बैठेगा? उसका कनेक्शन तभी बैठेगा जब माइंड इज फ्री ऑफ प्रेजुडिसेस, माइंड इज नॉट प्री ऑक्यूपाइड विद स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस होते हैं? इसको हम कहीं गलत ना बोल दें, हमें शब्द नहीं मिला तो क्या होगा। जब ये स्ट्रेस है तो थॉट और ये होता है कनेक्शन टूट जाता है। इतनी आपने ट्रेनिंग कर रखी है कि आपको शब्दों के लिए सोचना ही नहीं पड़ रहा है, शब्द ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ये इसको हम स्पोर्ट्स की तरह समझाते हैं। जब 150 पे गेंद आती है तो आप रिएक्ट कर रहे होते हो, आप सोचते नहीं हो कि अगर ये शॉट होगी तो मैं पुल कर, क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी इतनी है। प्रैक्टिस मसल मेमोरी में है कि जैसे ही वो आधी पिच पे दिखी हमारा बल्ला अपने आप, हमारी पोजीशन वैसी हो गई ऑटोमेटिकली और हमने बल्ला चला दिया। इतनी प्रैक्टिस चाहिए आपको कम्युनिकेशन की, और वो प्रैक्टिस है बड़ी सिंपल। ब्रीदिंग पे काम करिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जाती है। तो ब्रीदिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में वो बनी रहे, वो सांस पर पकड़ बनी रहे। इसलिए ब्रीदिंग पे काम करिए, शब्दों पर काम करिए, ताकि आपके दिमाग का कनेक्शन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ हो। ताकि अगर मैं बोलूं कि मुझे आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाना है, तो वो बड़े के साथ जो इंटोनेशन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप आए, उसके साथ मेरी बॉडी वैसे मूव करे। एल्बर्ट मेहराबियन का एक प्रिंसिपल है 7-38-55। 7% ऑफ योर कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू योर कंटेंट, 38% हैपन्स थ्रू स्पीच, 55% हैपन्स थ्रू योर बॉडी। तो जीवन में अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो ट्यून इनटू 93 FM। 38% और 55% को जोड़ दीजिए, यानी कि अपनी स्पीच और बॉडी को इतना ट्रेन कर दीजिए कि वो एकदम सिंक में आ जाए।
जब वो सिंक में आ जाएंगी तो कम्युनिकेशन मैजिकल हो जाता है, जो कि जिस तरह से आपका मैजिक दिखता है। अच्छा सर, मेरे को एक और बता दीजिए कि ये मेरे ऑफिस वालों ने बोला हाँ। कि उनके दिमाग में भी ये सवाल है कि जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं हाँ। ये कमाते कितना है, क्या मतलब एक रिकॉर्डिंग की मतलब क्या पैसा मिलता है, या अगर आप अपना एग्जांपल दे सके कि जो आप अपनी आपने जो पहला रिकॉर्डिंग किया था उसमें आपको कितना मिला था और नॉर्मली रेट क्या है इंडस्ट्री का? वॉइस आर्टिस्ट अगेन डिपेंड्स कि आप कितना अनुभव है और कितना आपका काम फटा है। ठीक है, तो आप हो सकता है 5 साल 10 साल से भी हों इंडस्ट्री में, पर कोई ऐसा बहुत बड़ा काम ना फटा हो तो ठीक है, आप बेसिक कमा सकते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। बेसिक कितना होता है? यार सब चीज़ों का अलग है। आजकल तो यार बहुत सारे लोग 5-5 हज़ार रुपये में वॉइस ओवर कर देते हैं। मतलब एड, जैसे अगर मैं एड फिल्म की बात करूं तो लोग 5,000 में भी कर देते हैं, जिसका मैं 1.25 लाख भी चार्ज कर लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि कितना यूसेज है। मैं 20,000 में भी आजकल काम कर देता हूँ कुछ कुछ, जिसके लिए लोग 3,000 4,000 में भी काम कर लेते हैं। तो ये एक रेंज है, डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया हुआ है, उसके बेसिस पर आपको पैसा मिलता है। पर अगर आप आज शुरू कर रहे हो और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो आप एडवर्टाइजिंग भी कर ले रहे हो, आप डबिंग भी कर ले रहे हो, आप ऑडियो बिक्स भी कर ले रहे हो, तो आप महीने का 1 लाख 1.25 लाख तो आराम से कमा सकते हो। हाँ, आप शुरू करो आज। लाख आपके अगर वॉइस थोड़ी डिसेंटली ट्रेंड है और एक्सप्रेशन अच्छे हैं, 1 लाख 1.5 लाख आप कमा सकते हो। और कहाँ पे जाना है, किसको कांटेक्ट करना है कि कोई अगर इस स्टूडियोज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफाई करिए कि आपके शहर में कौन से स्टूडियोज़ हैं, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ जहाँ पे एड फिल्म डब होती है, जहाँ पर फिल्में डब होती हैं, सीरीज़ डब होती है। बॉम्बे है तो बॉम्बे में बड़ा आसान है, आपको स्टूडियोज़ में अप्रोच करना है। और ये ना सोचें कि अप्रोच करेंगे तो पता नहीं जवाब मिलेगा ही नहीं। वो स्टूडियोज़ इंतज़ार कर रहे हैं नए टैलेंट का, जिसको थोड़ा अनुभव हो नई तरह की आवाज़ों का। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई आवाज़ों का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, पर उनके पास इतना समय नहीं है कि आपको माइक पे सिखाएं। उनकी भी डेडलाइन है भैया, उनकी भी डिलीवरी अटकी पड़ी है। तो जो काम 1 घंटे में होता है, ऐसा नहीं कि आप जाएं और 3 घंटे लगाएं और वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है तो हम आपको सिखाएंगे। सीख के जाइए, किसी का टाइम ख़राब मत करिए, मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि ये जो आपने गुरु मंत्र दे दिया है कि इस पॉडकास्ट को जो अभी तक देखे हैं कि अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपनी वॉइस पे काम करने की ज़रूरत है, और लाइफ में भी अगर आपको कुछ कमाल करना है तो जो बातचीत हम लोगों ने किया है, जो सक्सेस पे बातचीत की, जो फेलियर पे बात की, वो सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने वक्त निकाला सर और आप यहाँ पर आए। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो, आई होप। यार बहुत अच्छा लगा। मैं तो इस बात का बहुत कायल हूँ, अगर कोई बातचीत करे, इंटरव्यू ना ले, तो वो बातचीत हुई और बड़ी दिल से दिल वाली बातचीत हुई तो मुझे बड़ा मज़ा आया। सिर्फ एक ही चीज़ है, जाते जाते ये कहूँगा कि अपने लाइफ से जो सीखा है, अगर किसी चीज़ को गुरु मंत्र बनाना है तो भगवद गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक को बना लीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भु मा ते संगो सवितर्मणे। अर्थात सिंपल भाषा में, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि जैसे ही आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, आपके अंदर फियर ऑफ अननोन आ जाता है, वो एंजाइटी पैदा करता है। तो प्रोसेस, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है, और गम हो या खुशी दोनों ही बस कुछ देर के ही साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है, रास्ता, प्रोसेस। सो फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। क्या बात, क्या बात, यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोपहर 2:30 बजे विजय विक्रम सिंह ने डिजिटल कमेंट्री के सभी ऑडियंसेस को ये आदेश दिया कि वो इस पॉडकास्ट को खूब सारा प्यार दें और डिजिटल कमेंट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे देखिए।